वेलकम टू लेजी लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक का नाम है बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन डायरेक्टली बेस थ्योरम समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी समझेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बेस थ्योरम में। तो पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप एक छोटा सा चीज ध्यान दीजिए। अगर हमें आगे कहीं पे एंड का यूज करना है ना, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कहीं और का यूज करना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। नॉर्मली मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, एंड और को मल्टीप्लाई और प्लस से रिप्लेस करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक छोटी सी स्टोरी से समझेंगे। मान लीजिए एक पर्सन है, और वो क्या करता है, कहीं से उसको खबर मिलता है कि जो जंगल के अंदर जो केव्स हैं, केव्स A1 एंड केव्स A2, इनके अंदर डायमंड्स और गोल्ड बहुत सारे वहां पे रखे हुए हैं। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं, मैं जाके एक बार चेक करूंगा, और आज का बड़ा सही दिन है मेरा, आज तो मैं बस अमीर बन जाऊंगा। वो क्या करता है, इसी थॉट से जाता है। सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि वो कहाँ से लेके जाएगा। वो अकेले खुद जाता है, किसी और को साथ में नहीं लेके जाता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, केव 1 के अंदर वो जाता है, और केव 1 के अंदर जाके वो देखता है कि यहाँ पे 2 गोल्ड के बॉक्सेस भरे हुए हैं, और 3 डायमंड के बॉक्सेस भरे हुए हैं। तो अगर सबसे पहले वो दिमाग में सोचता है कि मैं कौन सा बॉक्स लेके जाऊं, क्योंकि मैं तो अकेला हूं, एक ही बॉक्स लेके जा सकता हूं। तो वो डिसाइड करता है मैं डायमंड का बॉक्स लेके जाऊंगा। तो अगर हम देखें तो डायमंड के एक बॉक्स को लेके जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 जो बॉक्सेस है वो डायमंड के हैं, आउट ऑफ ऑल 5 बॉक्सेस। अगर वो क्या करता है, उसके बाद एक बार वो घूमने जाता है कहाँ पे, केव A2 में। केव A2 में जाके वो क्या देखता है कि उसके पास टोटल 4 जो बॉक्सेस हैं वो डायमंड के हैं, और जो 3 जो बॉक्सेस हैं वो गोल्ड के हैं। तो यहां से अगर वो डायमंड का बॉक्स लेके जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी डायमंड के बॉक्स को उठा के लेके जाने की? बिल्कुल 4/7। ये तो काफी आसान है। तो वो सोचता है कि मेरे पास आज 2 केव्स हैं, डायमंड तो लेके यहां से जाना ही जाना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉक्स ऑफ डायमंड? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा? जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें। हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 केव्स हैं, केव A1, केव A2। जो डायमंड का बॉक्स दोनों केव में है, और उसको कोई एक बॉक्स लेके जाना है, तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर हिम कि वो पहले डिसाइड करे कि उसको केव 1 से जाना है या केव A2 से लेके जाना है। अगर वो सोचता है कि ठीक, मैं केव A1 से लेके जाऊंगा, तो सिर्फ केव डिसाइड करने से वो बॉक्स नहीं ले पाएगा। वो पहले क्या करेगा, केव डिसाइड करेगा, एंड यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो जो है गोल्ड हो, या उसके बाद जो है उसके पास डायमंड है, ये वो डिसाइड करके लेके जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन यहाँ पे जो एंड का यूज हुआ है, यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि ये दोनों जो प्रोसेस है ना, उसको एक के बाद एक करके जाना है, सक्सेसिवली करना है। वो दोनों में से कोई एक नहीं कर सकता, कि अगर करेगा तो उसको गोल्ड या डायमंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम एंड का यूज करेंगे। अगर वो क्या डिसाइड करता है, नहीं मैं केव 1 में नहीं केव 2 में लेके जाऊंगा, तो वो और का यूज करेगा। इसका मतलब इधर केव 1 और केव 2, दोनों केव से वो नहीं लेके जा पाएगा। ये जो डिफरेंस है ना, ये काफी क्रिटिकल है, इसको आप समझिए। तो हम देखते हैं कि टोटल उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर वो डिसाइड करता है कि वो केव A1 से लेके जाएगा, तो केव A1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों दो तो केव है हमारे पास, तो केव 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। और केव A1 से गोल्ड या डायमंड लेने की प्रोबेबिलिटी उसके आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फर्स्ट चूज केव A1 एंड डायमंड फ्रॉम केव A1। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे सब हम इसको जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग A1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड गिवन दैट वी हैव चूजन A1। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग केव A1 1/2, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड फ्रॉम A1 जो हम पहले देख चुके हैं, वो होगा 3/5। और जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं, एंड के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये हो जाता है केव A1 के लिए केसेस। अगर वो केव A2 से लेके जाएगा तो क्या करेगा, पहले वो केव A2 का चयन करेगा। और जैसा कि हम ये जानते हैं और ये मानते हैं कि केव A2 में हमारे पास 4 डायमंड के बॉक्सेस हैं, तो वो हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट चूजिंग केव A2 एंड देन डायमंड फ्रॉम केव A2। और चूजिंग ऑफ केव A2 का जो प्रोबेबिलिटी है हम उसको कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी P ऑफ A2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड फ्रॉम A2, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम जान सकते हैं 1/2 एंड 4/7, और एंड की वजह से हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक ही बॉक्स लेके जा सकता है, तो क्या आप ये समझने में कोई दिक्कत है कि हम इधर केव 1 चूज करेंगे और केव 2 चूज करेंगे? यानी वो दोनों कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं होगा, कोई एक को ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे और की वजह से ऐड करेंगे, यानी प्लस साइन का यूज करेंगे। तो ये जो वैल्यू है 1/2 इंटू 3/5, ये केव A1 से डायमंड का वैल्यू है, और जो हमारा 1/2 इंटू 4/7 है वो केव A2 से है, और की वजह से हम करेंगे प्लस। बिल्कुल सही। ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिला, जो आप यहाँ पे बॉक्स में देख सकते हैं, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन किसका टोटल प्रोबेबिलिटी? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग डायमंड फ्रॉम एनी ऑफ द केव, रिस्पेक्टिव ऑफ द केव। ये टोटल हम इतने तरीकों में हमें डायमंड मिल सकता है, या डायमंड का बॉक्स हमें मिल सकता है। तो इसको समझने के बाद आप यहाँ पे जान सकते हैं इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमें कभी कभार मैथमेटिक्स बुक्स में जो फॉर्मूला लिखा होता है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा होता है। ये नंबर से हम उसको रिलेट करेंगे ना, देखिए काफी आसान हो जाएगा। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जो है ना, वो 1/2 ये केव A1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है। और ये तो आप जान सकते हैं एंड की वजह से हमारा यूज हुआ है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन A1 का मतलब है कि हम डायमंड चूज किए गिवन दैट हम A1 केव से चूज किए। और या तो हम क्या कर सकते थे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यानी केव A2 चूज किए एंड डायमंड फ्रॉम केव A2 हम चूज किए। ये है हमारे टोटल प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको ये समझ में आया हो।